तो देखो बुक में क्या लिखता है, बुक में वो लिखता है द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द सन, द स्टार्स एंड द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, है ना। ठीक है, मोस्ट abundant, most abundant element, okay, in the sun, the stars and our universe, okay। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई एलिमेंट पाया जाता है हमारे पूरे यूनिवर्स में, अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है हाइड्रोजन। अबाउट 93% ऑफ ऑल एटम्स इन द यूनिवर्स आर हाइड्रोजन एटम्स, है ना। 93% of all atoms, okay, in the universe is hydrogen atom, okay। तो हम अगर पूरे यूनिवर्स को देखेंगे तो 93% जो एटम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन के एटम होते हैं। However, hydrogen makes up only about 1% of the earth crust by weight, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ऑकरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ ऑकर करता है, ठीक है। वी आर रीडिंग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो पूरे यूनिवर्स में देखोगे तो 93% जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन के हैं। बट अगर हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ के क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 1% हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 1% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, ओके। तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, बिकॉज हम लोग बोले ना कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और सन में जो एलिमेंट मतलब बर्निंग प्रोसेस होता है, जो कौन सा चीज जलता है, तो वो भी हाइड्रोजन ही बर्न होता है। और हाइड्रोजन बर्न होने के वजह से उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, इज द मेन सोर्स ऑफ। किसी का एक माइक मेरे ख्याल से अनम्यूट हो गया है, तो उसे म्यूट कर लो। हाइड्रोजन इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी बिकॉज सन में जो एनर्जी प्रेजेंट है, ओके, सन में जो एनर्जी प्रेजेंट है वो कहाँ से आता है, वो हाइड्रोजन के बर्निंग प्रोसेस से आता है। और सन जो है वो एक हाइड्रोजन का बहुत ही बड़ा गैसियस मास है ना। सन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही बड़ा मास है, ठीक है, जहां पर कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन गैस जलता रहता है, बर्न होता रहता है, और वहां से हम लोगों को मिलता है सोलर एनर्जी, ओके। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। अगर इसके वजन के बारे में बात करेंगे, है ना, अगर इसके वजन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे हल्का एटम किसका होता है, हाइड्रोजन का, लाइटेस्ट एलिमेंट, ओके। इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 1 AMU। इससे छोटा किसी का नहीं होता, इससे कम एटॉमिक मास किसी का नहीं होता, ओके। इट एग्जिस्ट एज ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट in the form of H2, that is a diatomic molecule, that is a diatomic molecule। डाइएटॉमिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है,
हाइड्रोजन का एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ओके। हाइड्रोजन एटम कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो अकेले तो नहीं रह सकता, ओके। तो क्या करता है वो, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है ना। दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करते हैं और वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H2। क्योंकि दो एटम्स प्रेजेंट हैं इसी के लिए उसे डाई एटॉमिक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, hydrogen also forms a number of compounds with different elements. For example, it burns with oxygen to form water, okay। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनता है ना, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनता है, ओके। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्मेशन होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन burns in oxygen, and hydrogen burns in oxygen and forms what? And forms water, okay। और वाटर प्रोड्यूस करता है ना। हम लोग रिएक्शन देखते हैं, दैट इज 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O, है ना। ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो बनता है एक नया प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। तो ये चीज होता है बच्चों जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, ठीक है। As a part of water, hydrogen occurs in oceans, seas, rivers, lakes, etc. Okay? तो अब वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? वाटर पाया जाता है ओशियंस में पाया जाता है ना। वाटर सीज में पाया जाता है, वाटर रिवर्स में पाया जाता है, ठीक है। वाटर लेक्स में पाया जाता है और भी अलग अलग जगह हैं जहां पर वाटर पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जहां जहां वाटर है वहां पर हाइड्रोजन होगा, है ना, क्योंकि वाटर का एक हिस्सा है हाइड्रोजन, वाटर के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ओके। तो जहां वाटर है वहां पर हाइड्रोजन है, ओके। अदर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इंक्लूड एसिड्स, बेसेस, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, है ना। तो इनके अलावा, ठीक है, अदर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अदर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके, अदर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है ना वो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है ना। इट फॉर्म्स एसिड्स, ओके। कोई भी एसिड देखोगे बच्चों उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3, है ना। ये कौन सा एसिड है? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नाम से ही पता चल रहा है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी देख सकते हो H2SO4, तो दो हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है बच्चों? इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, है ना। और कार्बोनिक एसिड में भी देख सकते हो H2CO3। इसी तरीके से एक बड़ा ही फेमस एसिड है दैट इज HNO3, है ना। इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। तो ये देखो एसिड का भी एक इंटीग्रल पार्ट है हाइड्रोजन। हालांकि हम लोग एसिड को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होकर के हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे वो एसिड है। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे मतलब उसके पास हाइड्रोजन होगा तब तो प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स हर एक एसिड के पास बच्चों हाइड्रोजन होता है, हर एक एसिड के पास क्या होता है ना, हाइड्रोजन होता है। बिना हाइड्रोजन के एसिड बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो एसिड्स हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। और कहां पाया जाता है? बेसेस में, इट फॉर्म्स बेसेस, इट फॉर्म्स बेसेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड,
NaOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल 2, तो ये सब जो है देखो हर जगह पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, NaOH, KOH, CaOH होल 2, MgOH होल 2, तो हाइड्रोजन तो हर जगह प्रेजेंट है, मतलब बेसिस में, ठीक है। हर एक बेस में तुम देख सकते हो। ये इसका नाम क्या है, दैट इज, देखो पहले मेटल का नाम सोडियम, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद KOH, K मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद CaOH होल 2, तो Ca क्या है, कैल्शियम, और ये हो गया हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। उसी तरीके से MgOH होल 2, तो ये क्या हो जाएगा ना, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है। तो इन सब में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, उसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन होगा, कार्बन मतलब कार्बन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH4, ठीक है, C2H6, जैसे C4H10, ठीक है। इनका नाम देखो, CH4 को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मीथेन, है ना, इट इज कॉल्ड मीथेन। C2H6 इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इथेन, ठीक है। C4H10 इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन, है ना। तो ये जो सब्सटेंसेस है हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 6, कार्बन है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है 10, कार्बन है 4। तो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स, कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। तो ये हो गया बच्चों, अलग अलग जगह पर हाइड्रोजन पाया जाता है। The discovery of hydrogen has a long history. In the 16th century, Paracelsus, a German physician and alchemist, found that an inflammable gas was evolved when a metal was dissolved in acid. Then in 1766, Henry Cavendish, an English chemist, discovered the element hydrogen. He produced it by dissolving metals in acids, ठीक है। तो हाइड्रोजन का डिस्कवरी कैसे हुआ, देखो हाइड्रोजन का डिस्कवरी, ठीक है, हाइड्रोजन का डिस्कवरी, ओके। तो सबसे पहला एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज पैरासेल्सस, ओके, एंड एल्केमिस्ट, ओके। ये लोग मिलकर के क्या किए थे ना, एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाए थे, ठीक है। एसिड और मेटल को क्या करवाए थे, रिएक्ट करवाए थे, ठीक है। जब एसिड और मेटल को वो लोग क्या करवाए, रिएक्ट करवाए, तो रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन हुआ है तो, है ना। एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ जो कि गैस के आकार में हुआ, ठीक है, एक गैस इवॉल्व हुआ था, ठीक है। लेकिन वो गैस का नाम नहीं दिया गया, ठीक है, उस गैस का नाम तब नहीं बताया जा सका, ठीक है। उसके बाद हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट आए हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश भी वही एक्सपेरिमेंट किए बच्चों, ठीक है। मतलब वो क्या किए ना, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है, या फिर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट किए, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाए, और फिर से एक गैस आया होगा प्रोडक्ट में, ठीक है, एक गैस इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। और इस गैस को उन्होंने हाइड्रोजन का नाम दिया, ठीक है। इस गैस को हेनरी कैवेंडिश ने क्या बुलाया ना, हाइड्रोजन, ठीक है।
हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है अगर तुम पूछोगे, तो हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर फॉर्मर या फिर प्रोड्यूसर। वाटर फॉर्मर या फिर तुम बोल सकते हो वाटर प्रोड्यूसर, वाटर प्रोड्यूसर। ठीक है। जनरली बच्चों हाइड्रो वाला जो वर्ड है ना, हाइड्रो, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। ठीक है। और जेन, जेन मतलब जेनरेट करना, जेनरेट मतलब प्रोड्यूस करना। तो जो वाटर जनरेट कर सके उसे हम लोग हाइड्रोजन कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने से एक गैस फॉर्मेशन हुआ। उस गैस को यूज करके वो वाटर बनाए, है ना, उस गैस को यूज करके वो वाटर बनाए। इसी के लिए उन्होंने उसका नाम रखा हाइड्रोजन, है ना। अच्छा, सॉरी, हेनरी कैवेंडिश ने उसका नाम हाइड्रोजन नहीं रखा था, एंटोइन लेवोसियर ने उसका नाम रखा था। ठीक है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन हो गया है। हेनरी कैवेंडिश ने सिर्फ गैस को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और साइंटिस्ट थे एंटोइन लेवोसियर। ओके, उन्होंने गैस का नाम रखा था बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब होता है जो वाटर जनरेट कर सके, जो वाटर प्रोड्यूस कर सके, और या फिर बोल सकते हो जो वाटर फॉर्मर हो, यानी कि वाटर फॉर्म करता हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा गलती, साइंटिस्ट का नाम एंटोइन लेवोसियर है। हेनरी कैवेंडिश ने अपने एक्सपेरिमेंट में उस गैस को प्रोड्यूस किया, और उस गैस को फिर स्टडी किया एंटोइन लेवोसियर ने, और स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो गैस इवॉल्व हुआ है, हेनरी कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट में जो गैस इवॉल्व हुआ है, अगर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो वो वाटर बनाता है ना, वो वाटर बन जाता है। इसी के लिए एंटोइन लेवोसियर ने उसका नाम रखा उस गैस का वाटर फॉर्मर, यानी कि वाटर जनरेट करने वाला गैस। ठीक है। ओके। या फिर मेकर ऑफ वाटर, जैसा तुम्हारे बुक में लिखा है ना, मेकर ऑफ वाटर। ठीक है, मेकर ऑफ वाटर, जो वाटर बनाता है, ठीक है, जिससे वाटर बनता है। ओके। तो ये हो गया बच्चों हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये हो गया हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो अभी अभी हम लोग देखे थे, है ना, हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने मेटल को रिएक्ट करवाया था एसिड के साथ और प्रिपेयर किया था। तो वो एक तरीका हो सकता है ना। और भी अलग अलग तरीके हैं। अब हम लोग साइंस डेवलप कर चुका है, हम लोग अलग अलग मेथड पा चुके हैं कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है प्रिपेयर करने का, वो क्या है? बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड स्टीम्स ऑन मेटल्स, है ना, बाय द एक्शन ऑफ by the action of water and steam on metals, on metals। ओके, तो वाटर या फिर स्टीम लेंगे हम लोग, उसे मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोगों को हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। सबसे पहले फ्रॉम कोल्ड वाटर, ठीक है, फ्रॉम कोल्ड वाटर। ठीक है। देखो सब मतलब जो मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं, जैसे कि पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम बच्चों जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, तो वो बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करोगे, 2k + 2H2O गिव्स राइज टू 2KOH + H2। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बन गया। ओके, ये अपवर्ड एरो का मतलब क्या है? इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन और लिबरेशन, है ना, गैस इवॉल्व हो रहा है या फिर गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है।
तो कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है बच्चों? पोटेशियम रिएक्ट कर सकता है ना। सोडियम भी कर सकता है, 2Na प्लस 2H2O गिव्स राइज टू 2NaOH प्लस H2, पूरा मिलता जुलता रिएक्शन पोटेशियम का और सोडियम का, ठीक है, एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद कैल्शियम भी रिएक्ट कर सकता है बच्चों, है ना। कैल्शियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, देखो Ca दैट इज कैल्शियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, दैट इज 2H2O, तो फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से कोल्ड वाटर के साथ ये तीन मेटल्स, सारे नहीं करेंगे, है ना, ये तीन मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दैट इज पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। और जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या फॉर्मेशन होगा ना, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल हो गया, ये OH मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कौन कौन रिएक्ट करता है? पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये लोग रिएक्ट करते हैं बच्चों कोल्ड वाटर के साथ, है ना, सारे मेटल्स नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉम हॉट वाटर, ओके, ये तो हो गया फ्रॉम कोल्ड वाटर हम लोग कौन से मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे ना, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा फ्रॉम हॉट वाटर, ठीक है, दैट इज दूसरा आएगा, दैट इज फ्रॉम हॉट वाटर, फ्रॉम हॉट वाटर, है ना, गर्म पानी के साथ, ओके, गर्म पानी के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर बट द रिएक्शन इज स्लो, ओके, कौन रिएक्ट करता है ना, मैग्नीशियम reacts with boiling water, okay, and produces hydrogen, और क्या प्रोड्यूस करता है, produces hydrogen gas, okay, hydrogen gas, but the reaction is slow, ठीक है, रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, ओके। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम ले लिए, दैट इज Mg प्लस हॉट वाटर दैट इज 2H2O लेंगे, ओके, ये कैसा वाटर है बच्चों, हॉट वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज मैग्नीशियम उतना रिएक्टिव नहीं है कि वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सके। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसी के लिए वो लोग ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम को थोड़ा एनर्जी चाहिए रिएक्ट करने के लिए, इसी के लिए हम लोग पानी को एनर्जी दे देते हैं, वो गर्म हो जाता है तब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ना। तो रिएक्शन होने के बाद बनेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 गैस विल बी फॉर्म्ड। बट ये रिएक्शन कुछ देर चलेगा और बहुत स्लो प्रोसेस होगा, है ना, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा, ओके। जो तीसरा प्रोसेस है दैट इज फ्रॉम स्टीम, है ना, स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज फ्रॉम स्टीम, है ना, यानी कि पानी को बॉयल करके क्या कर देंगे, उसका भाप बना देंगे, स्टीम बना देंगे, और स्टीम को फिर रिएक्ट करवाएंगे हम लोग मेटल्स के साथ, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, hydrogen gas is produced along with corresponding metal oxides, okay. When steam is passed over heated magnesium, okay, aluminium, zinc and iron, okay, hydrogen gas is produced, okay, along with metal oxide, साथ में मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं। इससे पहले वाला रिएक्शन देखो, यहां पर हाइड्रोक्साइड बना है,
और इससे पहले जितने भी हम लोग रिएक्शन देखे उसमें हाइड्रोक्साइड बना है, लेकिन जब स्टीम के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं तो वही मैग्नीशियम बच्चों अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, वही मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा MgO। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो MgOH2 बनता है, लेकिन अगर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ना, तो बनता है MgO plus H2, है ना, MgO plus H2। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दूसरा रिएक्शन उसी तरीके से देखो, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 2Al प्लस 3H2O, ठीक है, और ये जो H2O है ये स्टीम के आकार में लिया गया है, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तब जाकर के एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्ट कर पाएगा और बनेगा Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली बच्चों जब जिंक रिएक्ट करेगा दैट इज Zn प्लस H2O तो बनेगा क्या, जिंक, और इधर से ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, बच गया क्या, हाइड्रोजन, तो वो बन जाएगा इधर दैट इज H2 गैस बन के निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों जब हम लोग देखेंगे आयरन रिएक्ट करेगा दैट इज 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O gives rise to Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। जब आयरन रिएक्ट किया किसके साथ, स्टीम के साथ, ये वाटर लिया गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर लिया गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तब जाकर के वो आयरन ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हाउ वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस फ्रॉम whom, ना फ्रॉम मेटल एंड वाटर, बाय यूजिंग मेटल एंड वाटर। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग एक चीज को क्लियर कर लेते हैं कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम ये लोग ठंडे पानी से रिएक्ट कर सकते हैं, कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कैन रिएक्ट with cold water forming hydrogen gas, ठीक है, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है these are highly reactive, ये लोग खुद का बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ठंडा पानी दो तो उनके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। these are highly reactive metals, these are highly रिएक्टिव मेटल्स। ओके, ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना। उसके बाद मैग्नीशियम हम लोग देखे, मैग्नीशियम हो गया ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, ऑब्वियसली पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम से तो कम रिएक्टिव है, बिकॉज ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, गर्म पानी चाहिए इसे, है ना। फिर तीसरे हम लोग पोर्शन में देखे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन ये लोग रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये लोग और भी कम रिएक्टिव है, बिकॉज ये लोग गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, इसी के लिए मतलब मैग्नीशियम तो फिर भी कर लेता है, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन नहीं करते, इसी के लिए इनको हम लोग और ज्यादा एनर्जी देते हैं वाटर को, और वाटर को स्टीम बना देते हैं। जब वाटर स्टीम बन जाएगा, एल्यूमिनियम को तुम हीट करोगे, जिंक को हीट करोगे, आयरन को हीट करोगे, तब जाकर के वो लोग रिएक्ट करेंगे। आयरन के केस में बच्चों तो आयरन को भी हीट करके पूरा रेड हॉट करना पड़ता है, आयरन को गर्म करके लाल कर दोगे तब जाकर के वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करता, है ना। तो इससे पता ये चला कि आयरन का रिएक्टिविटी जिंक से कम है, जिंक का रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम है,
एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है, मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है, कैल्शियम का रिएक्टिविटी सोडियम से कम है, और सोडियम का रिएक्टिविटी पोटेशियम से कम है। इन तीनों में सबसे फास्ट रिएक्शन पोटेशियम करता है, यानी कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, मतलब जितने एग्जाम्पल्स हम लोग लिए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव आयरन, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, है ना, जितने एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने कंसिडर किया है। ऐसे तो मेटल्स और भी ढेर सारे हैं, है ना। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग मेटल्स विथ वाटर, बाय रिएक्टिंग मेटल्स विथ वाटर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स एंड H2SO4, है ना, किस तरीके से हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड एक्टिव मेटल्स। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, है ना। समझ में आया सबको?